हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2025 स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, अभी से अगर एक चीज़ हम देखें कि हमारे पास लगभग 28 मंथ्स हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि 28 मंथ्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर एक कोई एस्पिरेंट अगर फुल टाइम प्रिपरेशन करता है, मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज 8 घंटे की अगर पढ़ाई वो करता है, तो 9 से 12 महीने में उसका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग कि अगर वो सही सोर्सेज के हिसाब से प्रिपरेशन करे तो। अब आपके पास 28 मंथ्स है, तो 28 मंथ्स अपने में बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको टाइम को यूटिलाइज अच्छे से करना होता है। लेकिन अगर आप 28 मंथ्स में भी यार देखो, कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो, तो सीधे सीधे आपके 14 मंथ्स हो जाएंगे। उसमें से भी अगर आप कभी मना है कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी मना है कुछ और पढ़ लिया, तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा अच्छे से। और आज तो मैंने थोड़ा सा एक अलग स्टाइल में आपके लिए प्लान रेडी करा है, जिससे कि एक ही पीपीटी में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। थोड़ा सा यूनिक होगा वीडियो, और इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। वरना अगर आप इसको ऐसे देखोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बीच में बताऊंगा, सारी तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए लिखना, लेकिन अब मैं एक एक करके चीज़ों को ब्रेक करूंगा और आपको समझाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, साथ में एक पेपर और एक नोटबुक रख लो, एंड जो चीज़ें मैं बोलूंगा बस आपने उसको फॉलो करना है, एंड आपको रिजल्ट दिखेगा। बस शर्त ये कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। अब होता क्या है ना यार कि जब मैं स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा, जब हम जैसे मैंने जो टाइम रखा है, बहुत सोच समझ के टाइम रखा है। आपको लग सकता है कि टाइम कम है, आपको लग सकता है कि टाइम ज़्यादा है, बट जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होंगे, है ना, आप में से बहुत से कॉलेज में हैं, और अमूमन मैंने देखा है कि 4 से 6 घंटे ही मिल पाते हैं, और कईयों को तो इतना भी नहीं मिल पाता। लेकिन 4 से 6 घंटे आपको निकालना होगा अगर आप चाहते हो कि जस्ट इन योर फाइनल ईयर आप कॉलेज के बाद ही यूपीएससी के लिए अच्छे से रेडी हो जाओ। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब सबसे पहले तो आप देख लो इसको। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे चीज़ों को पहले एक एक करके समझाता हूँ। मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपके पास है 28 मंथ्स। ठीक है, फेब्रवरी से स्टार्ट करते हैं, फेब्रवरी 2023। और मान लेते हैं कि एग्जाम है आपका मई में होगा, या फिर स्टार्टिंग जून में होगा। अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से तो ऐसे ही है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया है, देखो पहले मैं आपको चीजें समझाता हूं। मैंने ये जो 4 लिख रखा है यहाँ पे, तो ये है 4th मंथ। अगर फेब्रवरी को हम फर्स्ट मंथ मानते हैं, तो उसके बाद जो मार्च है वो सेकेंड मंथ हो गया, थर्ड मंथ आपका अप्रैल हो गया, और मई आपका 4th मंथ हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो 4th मंथ है वो मई 2023 है। उसके बाद मैंने सीधे 12 मंथ को जनवरी 2024 लिख भी रखा है। उसके बाद है 18 मंथ, यह है जुलाई 2024। उसके बाद है 20th मंथ, ये डेट नहीं है, मंथ है ये। ठीक है, 20th मंथ यानी कि 28 मंथ्स आपके पास है, तो 20th मंथ में आपने क्या करना है, वो है सितंबर 2024। अब जरा चीज़ों को समझते हैं। देखिए, पहली चीज़, सबसे पहले जो 1 2 3 है। अब आप बोलोगे यार 1 2 3 तो कहीं पे भी नहीं मेंशन है। 1 2 3 में आपने क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आप में से बहुत सी वीडियो ये पहली बार देख रहे होंगे। अब जो बार बार स्ट्रेटजी वीडियो देखेगा, अब वो बोलेगा यार बार बार एक ही चीज़। भाई जो इंपॉर्टेंट है वो तो बताना ही पड़ेगा ना मेरे को। बहुत से जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको तो बताना पड़ेगा। एग्जाम अंडरस्टैंडिंग के लिए सिलेबस अच्छे से समझो या फिर याद कर लो। एग्जाम पैटर्न, ठीक है, जो आपका पैटर्न है, थोड़ा सा पैटर्न को अच्छे से समझ लो, याद कर लो। थोड़ा सा सिलेबस को डीप में देख लो कि भाई GS1 में क्या होता है, GS2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है। थोड़े PYQ पे नज़र मार लो कि भाई GS1 में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न से कितने आ रहे हैं, वर्ल्ड से कितने, ताकि एक क्लैरिटी आपको हो जाए कि कौन सा सब्जेक्ट किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। वो तो मैं आपको बताऊंगा वैसे भी, बट खुद से अगर आप रिसर्च करते हो, खुद से आपको क्लैरिटी होती है, वो आपको अच्छा वेटेज देगा एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम को समझ लिया आपने कि भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी में क्या सिलेबस होता है, पैटर्न क्या होता है, और यूपीएससी की डिमांड क्या है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया आपका। आपने करना है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, फेब मार्च अप्रैल। ठीक है, एक और चीज़ आपने करनी है, इन 3 महीनों में आपने थोड़ा सा कोशिश करना ऑप्शनल को सेलेक्ट करने की। देखो अभी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा लंबा टाइम ले सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल को स्टार्टिंग में नहीं दिया है। स्टार्टिंग के मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं उस टाइम पे ऑप्शनल को साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन जो कि आपके पास टाइम है तो यू कैन अफोर्ड, आप थोड़ा सा और टाइम ऑप्शनल को दे सकते हो सर्च करने में। उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब देखो, अब आता है 4th मंथ से। ठीक है, यानी कि मई, इस साल मई से लेके और 12th मंथ तक, यानी कि अगले साल या फिर जनवरी, अगले साल जनवरी तक आपने करना है एनसीईआरटी। ठीक है,
अब आप बोलोगे इतना लंबा टाइम, 8 महीने का टाइम। देखो समझने वाली चीज़ ये है कि 8 मंथ्स, आप ज़्यादातर तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो ना, तो डेली बेस पे आप 4 से 6 घंटे निकालोगे, तो 8 मंथ्स आपके पास अच्छे हैं। और ये 8 मंथ्स क्वालिटी वाली पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, मोटा मोटा पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। 8 मंथ्स में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कितने कितने महीने आप किस सब्जेक्ट को दे सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपने स्टार्टिंग करनी है एनसीईआरटी से। अगर मैं आपको एक टाइम लाइन दूँ तो आप 2 महीने हिस्ट्री को दे सकते हो, 2 महीने ज्योग्राफी को दे सकते हो, कम से कम 15 महीने आर्ट एंड कल्चर को दे सकते हो, 15 महीने सोशियोलॉजी को दे सकते हो, 5 महीने आपके हो गए हैं। पॉलिटी को आप लगभग 1 या 1.5 महीना दे सकते हो, और उसके बाद 1-1.5 महीना आप अपना ये इकोनॉमिक्स को दे सकते हो। अगर आपने थोड़ा जल्दी कर दिया, आखिरी का 1 महीना आप रिवीजन के लिए भी रख सकते हो। सिंपल ऐसे आपने रखना है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एनसीईआरटी जो अच्छे से पढ़ेगा उसको आने वाले फेजेस में दिक्कत नहीं आएगी, पहली चीज़। अब यहाँ पे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ लिया तो आगे लगा लो आपका 75% सिलेबस वैसे ही कवर हो गया आपके यूपीएससी सिलेबस का। दूसरी बात आती है बुक लिस्ट के रिगार्डिंग। देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, एनसीईआरटीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, जीएस 1 to 4 की बुक लिस्ट बता रखे, तो वीडियो आप देख लेना वो वाला। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। पहली चीज़ आपने ये करनी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, पहले मैं ये कंटिन्यू कर देता हूँ ऊपर की लाइन, उसके बाद में मैं नीचे पे आऊँगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, अब आते हैं अगले साल, ठीक है। अब आप पकड़ोगे कोर सब्जेक्ट्स को, यानी कि अगले साल 12th मंथ से, जनवरी से लेके अब आप कोर सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करोगे भाई, ठीक है। एनसीईआरटी में हमने अपनी पकड़ मजबूत बना दी। कोर सब्जेक्ट, 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत बार मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी आपने अभी अभी पढ़ी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो लगभग 6 महीने के करीब है ना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 महीने का टाइम मैंने दे रखा है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है ये 2 से 2.5 महीने में आराम से कंप्लीट, यानी 2 to 3 मंथ्स में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से, वो भी डेप्थ में, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हो जाएगी। और ज्योग्राफी में आपका फिजिकल वाला तो और अच्छे से हो जाएगा, पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी। बचे आपके पास 3 महीने मान सकते हैं। एक मात्र किताब आपने पढ़नी है पॉलिटी के लिए यार, एक किताब, लक्ष्मीकांत, ठीक है, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं पढ़ना इधर उधर ऑनलाइन कुछ नहीं, एक लक्ष्मीकांत पढ़ो एंड यू आर गुड टू गो। इकोनॉमिक्स के लिए आप अपना पसंदीदा सोर्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। बहुतों को स्टैंडर्ड बुक्स पसंद है, बहुतों को अलग अलग टीचर्स के नोट्स पसंद है, यू कैन गो फॉर दैट, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट मेक श्योर अपने रिसोर्सेज को अच्छे से फाइनलाइज करें इकोनॉमिक्स के लिए, वरना इकोनॉमिक्स बड़ा परेशान करता है एंड तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान में ही देनी है, रिवीजन का भी मैं एंड में बताऊंगा, तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कब आपने क्या करना है, ठीक है, कैसे आपने टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है जी। उसके बाद आओगे आप 18th मंथ में, यानी कि ये 6 महीने चलेगा और अब आओगे 18 मंथ में। अब एक चीज आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे मैं बात करता हूं ऑप्शनल की, ठीक है। ऑप्शनल आपने ये नीचे वाली लाइन पे, चलो मैं बाद में आऊंगा, कंफ्यूज होगे। अगर यहां हम देखते हैं 18th मंथ में, जुलाई 2024, यहां पे आपने टारगेट करने हैं सेकंड कोर सब्जेक्ट्स को, ठीक है। मैं सब्जेक्ट्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कोर सब्जेक्ट्स वो हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ठीक है, वो हो गया आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। सेकंड कोर सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि प्रीलिम्स में अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है, और मेंस में भी थोड़ा अच्छा खासा वेटेज है, यानी कुछ प्रीलिम्स में कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ मेंस में भी हेल्प करते हैं एज अ सपोर्टिव रोल। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं 3 सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड कोर सब्जेक्ट्स में आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हैं आपके 3 सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट, यानी कि इन कोर सब्जेक्ट्स के बाद आपने टारगेट करना है इन सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स को। यहां पे मैंने 1-1 महीना दे रखा है। अब 1-1 महीना आप बोलोगे यार बहुत ज़्यादा, 1 महीना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पुराना भी तो रिवाइज करना है ना। ऐसा थोड़ी कि अब यही पढ़ोगे, साथ में न्यूज़पेपर भी है, मंथली मैगजीन भी है, रिवाइज भी करना है, ऑप्शनल भी है, तो सफिशिएंट है उसके लिए टाइम, ठीक है। 18, 19, 20 3 महीने आपके पास। एक दिन आप 1 महीना एनवायरमेंट को दे दो, 1 महीना साइंस एंड टेक को दे दो, 1 महीना आर्ट एंड कल्चर को दे दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि कल्चर से भी प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं और मेंस में भी 3 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं, ठीक है, तो हल्के में नहीं ले सकते। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां से बताता हूं, 20th मंथ, ठीक है, यानी कि अब 20, 21, 22 और 23 अगले 4 महीने आपने क्या करना है, मेंस के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने हैं। और बचा ही कितना है अब, आपने अगर ये दोनों
प्राइमरी और सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स को कवर कर दिया अच्छे से। अब बचा ही कितना है, GS1 में आपका सोसाइटी बचा है। भाई सोसाइटी आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी है आपको दिक्कत नहीं आएगी। आर्ट एंड कल्चर आपने कवर कर दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री है थोड़ा बहुत पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा वर्ल्ड हिस्ट्री को, नहीं भी पढ़ोगे कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन भाई जब अच्छा खासा पढ़ रहे हो तो क्यों छोड़ना कोई सब्जेक्ट। GS2 में आपका गवर्नेंस बचता है, IR बचता है, वैसे मोस्टली डायनेमिक है, करंट में अच्छी पकड़ है तो दिक्कत नहीं आएगी। GS3 में क्या बचता है, इंटरनल सिक्योरिटी बच गया आपका, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी में वो कवर हो जाता है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा 4 महीने हैं, थोड़ा थोड़ा मेंस करो और बाकी पुराने का रिवाइज करो, सिंपल फंडा। कंक्लूजन, आपका अगले साल 2024 में दिसंबर तक आपका हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। अब आखिरी 5 महीने में क्या करना है, कोई भी कमी पेशी रही हो इस दौरान, ठीक है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है अभी भी उसमें कमांड नहीं बन पा रही, उसमें अच्छे खासे नंबर नहीं आ रहे, टेस्ट लगा रहे हो उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, वहाँ पे टाइम दे सकते हो। और उसके बाद आखिरी के 3 महीने जो है मार्च अप्रैल में, वहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कोई ऑप्शनल नहीं करना, कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी, मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स नहीं छूने हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं 5-6 उनको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है दबा के, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये तो एक है हमारा मैक्रो प्लान कि कब क्या करना है और कैसे हमको चीज़ों को मैनेज करना है। अब दूसरी चीज़, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा काटूंगा इसको, न्यूज़पेपर डे 1 से, ठीक है, डे 1 से आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है ऑल द वे टिल योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से 15 दिन तक पहले आपने न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 45 मिनट से एक एवरेज टाइम होता है, थोड़ा सा और अगर अच्छे से आपने एग्जाम को समझ लिया तो 30 मिनट्स में भी आपका न्यूज़पेपर का काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे पढ़ने, 1 घंटा मैक्स होता है, 45 एक एवरेज होता है, ठीक है, तो उतने तक आप पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट। न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने लिखा है PYQ, ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 4th मंथ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये वाला मंथ है 18th, यहाँ पे आपने PYQ पे थोड़ा जोर डालना है। स्टार्टिंग का टाइम होता है एनसीईआरटीज का, एनसीईआरटी के टाइम में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है यार, क्या पढ़ना है, एक एनसीईआरटी पढ़ना है और क्या है पढ़ने को, कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर है और क्या है। मंथली मैगजीन आपकी 1 साल पहले 2024 में स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ऑप्शनल आपका अगले साल कोर्स से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई अगले 8 महीने आपके पास टाइम ही टाइम है। यहाँ पे अगर PYQ पे आपने जोर मार दिया, तो PYQ पे अगर आपने जोर मार दिया तो आने वाले टाइम पे जब आप ये कोर्स सब्जेक्ट पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त, मतलब आपको पता चल जाएगा यार कि पढ़ना है क्या मुझे। कोर्स सब्जेक्ट से पहले अगर आपकी थोड़ी बहुत PYQ में पकड़ बन गई, अब पकड़ का मतलब ये नहीं कि सॉल्व करने बैठ जाओगे, सॉल्व करने बैठोगे तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें नहीं लगेंगी, बस समझ आ जाएगी एग्जाम की अच्छी खासी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक रखा है, ठीक है, सॉरी ये वाले कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक रखा है। 2 फेज में आप इसको बांट सकते हो, एक होता है PYQ का ओवरव्यू, तो इस फेज में जो एनसीईआरटी के यार 8 महीने हैं, बहुत होता है 8 महीने में आपने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, ठीक, थोड़ा सा बहुत सारे 50, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है 50% आप यूपीएससी के क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लोगे। बचे अगले 6 महीने में दबा कर सॉल्व करो। फिर जैसे आपने पॉलिटी, अब सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे मत करना कि अभी पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के साथ में एमसीक्यूज मत लगाना। पॉलिटी जब अच्छे से हो जाएगी उसके बाद जब पॉलिटी का रिवाइज करोगे तब एमसीक्यूज लगाओ यूपीएससी प्रीलिम्स के। उसके बाद जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तब इकोनॉमिक्स के टाइम पे पुराने वाले लगाना, जैसे पॉलिटी। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पुराने वाले जैसे इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है उसके एमसीक्यूज बाद में लगाना जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे में अब आपको पता चलेगा कि मैंने कितने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात आती है मंथली मैगजीन। देखो सिंपल सा फंडा है, मंथली मैगजीन कब से पढ़नी है? आपका एग्जाम है 2025 मई में, मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करना अप्रैल मई 2024 से पहले ही बोल रहा हूँ। पढ़ने के लिए जनवरी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो ना, तो उतना क्यों स्ट्रेस लेना फालतू। ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल यहां से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, यानी कि अगले साल, इस साल आराम से सोच लो भाई क्या ऑप्शनल लेना है, क्योंकि एनसीईआरटीज भी आपकी तब तक खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा मुझे ऑप्शनल क्या करना है। जिसको क्लैरिटी नहीं है, जिसको पता है कि मुझे क्या ऑप्शनल लेना है, वो एनसीईआरटी के साथ में थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि यार देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारी टेंडेंसी क्या होती है स्टार्टिंग के, देखो एग्जाम मैं आपको बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ, चाहे आप 1 साल की तैयारी कर रहे हो, 2 साल की कर रहे हो, 3 साल की कर रहे हो, 90% एस्पिरेंट की टेंडेंसी होती है कि स्टार्टिंग के 25% टाइम, मान लीजिए आपके पास 100 डेज हैं, पहले 25 दिन पूरे बर्बाद करेंगे, उसके बाद जो बीच के 50 दिन है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे, चलो भाई थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, और आखिरी के 25 दिन में खींचते हैं भाई अब तो टेंशन हो रहा है, पैनिक हो रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। समझदार एस्पिरेंट वो है जो स्टार्टिंग के 50 दिन खींचता है अच्छे से, और स्टार्टिंग में अगर आपने बल्क
सिलेबस बल्कि सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी, एंड में आप बड़े कंफर्टेबली सारी चीज़ें धन 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 होंगी, तो आपको लगे यार ये तो कुछ है ही नहीं आप पढ़ने को, लिटरली बता रहा हूँ। तो ये गलती मत करना। स्टार्टिंग का जो ये टाइम है ना आपके पास, ये वाला ये है बहुत क्रूशियल। जिसने इस टाइम पे अच्छे से मेहनत कर ली, मुझे नहीं लगता उसको दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता उसको दिक्कत होगी। अब होता क्या है, इस टाइम पे बहुत सी 90% एस्पिरेंट्स इस टाइम पे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं लाऊंगा स्ट्रैटेजी, अगले साल मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगा 2024 में 1 ईयर स्ट्रैटेजी। अब आप वो देख रहे होंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, आप यहाँ पर हो, ठीक है। जब 90% एस्पिरेंट्स यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अच्छे से, तो यहाँ तक आप आ चुके होंगे और आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। लिटरली ये प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। बस आपके अंदर जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और थोड़ा सा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। टाइम आपके पास बहुत है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, मंथली मैगजीन जैसे कि मैंने बता दिया 2024 से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अप्रैल मई से, और PYQ यहाँ तक आपके अच्छे खासे हो जाएंगे। उसके बाद तो प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ, सबसे पहला चीज़ होता है NCERT के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, कम से कम 15-20 साल। उसके बाद कोचिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, NCERT के नहीं करते हैं, PYQ भी नहीं करते हैं, उसके सीधे वो कोचिंग के उठाते हैं, फिर देखते हैं अरे तो टफ आ गया यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा क्या होगा। कोचिंग का अलग होता है तरीका, और UPSC का लेवल अलग होता है। आपको UPSC के लेवल के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ना कि किसी और के, ठीक है। तो आपको UPSC के लेवल के अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करना है, ना कि किसी और के, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। ऑप्शनल का मैंने बता दिया है। ऑप्शनल आपका यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो अगले 6 महीने, ऑप्शनल को कम से कम 4 से 6 महीने में अगर आप डेली बेस पे 2 घंटे पढ़ते हो, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जुलाई तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जुलाई तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आपने क्या करनी है, यहां पर आपको कोशिश करनी है जुलाई से लेके आप आराम से जुलाई से अगले अक्टूबर तक पहला रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो ऑप्शनल का, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिवीजन आप आखिर के नवंबर दिसंबर जनवरी में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तीसरा रिवीजन आप फेब मार्च तक या फिर जैन फेब में करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो 3 रिवीजन आपके बड़े आसानी से ऑप्शनल के भी हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं नीचे वाली चीज़ों पे आता हूँ, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ये है 2024 बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये बैच मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी यार 1 साल पहले अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप एग्जाम को अच्छे से समझ पाओगे 1 साल पहले, तो आप लगभग बहुत आगे चले जाओगे और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो 25 में अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी 24 वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट कुछ नहीं होगा, मैं 24 के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें रखूंगा। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस में चलना पड़ेगा। हो सकता है 100% शायद चीज़ें आप फॉलो ना कर पाओ, लेकिन अगर 70% भी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कुछ चीज़ें हैं बैच के रिगार्डिंग। देखो एडमिशन स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल पे मेरा वीडियो आएगा यूट्यूब का, कि जिसमें कि पूरा प्रोसीजर होगा, कैसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा वो तो मैं वैसे भी बताऊंगा, कैसे फीस होगी, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। क्लासेस स्टार्ट होंगी जून से, क्योंकि इस साल अभी जो 23 का बैच चल रहा है तो वो 28 को फिल्म्स है, और उसके बाद जून में ही कुछ दिन लगेंगे मुझे अच्छे से स्ट्रक्चर करने में। उसके बाद मैं जून में ही स्टार्ट कर पाऊंगा क्लासेस। इस साल फुल सिलेबस कवर होगा प्रीलिम्स और मेंस का, ठीक है। प्रीलिम्स में जितने भी सब्जेक्ट है, मेंस के जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके नोट्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, ठीक है। PYQ डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज होंगी फॉर श्योर, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी होंगी, NCERT के भी टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल एंड टेस्ट भी होंगे, ठीक है, 15-20। तो ऑन एंड अराउंड अगर मैं कहूँ तो 4-5 हज़ार MCQs की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा दूंगा। दूसरी बात करते हैं सिलेबस एनालिसिस, जो कि आपको यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो मैं उस पर सीरीज़ बनाई है ऑलरेडी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और PYQ भी है, लगभग 500 MCQs को मैंने अच्छे से डिटेल में एनालिसिस भी कर रखा है, तो इससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेक्चर नोट्स रहेंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के, नॉट अ बिग डील। CSET भी है, ऑब्वियसली CSET भी इसमें इंक्लूडेड है। ऑप्शनल का गाइडेंस रहेगी। देखो ऑप्शनल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सबको ऑप्शनल की मैं कोचिंग प्रोवाइड कराऊँ, तो ऑप्शनल की गाइडेंस रहेगी कि आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, तो उतना मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। और जो फेमस ऑप्शनल होते हैं PSIR, सोशियोलॉजी, बहुतों के नोट्स भी है मेरे पास, तो उनको तो मैं नोट्स ही प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे पबैड मेरा था तो पबैड का मैंने ग्रुप बनाया, तो जो अनरोल थे उनको मैंने वहाँ पे ऐड किया, तो मेरे नोट्स सफिशिएंट है। तो ऐसे जो मेरे ख्याल से जो 4-5 फेमस ऑप्शनल है, तो 80% स्टूडेंट्स को वैसे वो कवर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी सेशंस होते हैं, जूम सेशन हमारे बहुत की फीचर होता है हमारे पूरे बैच का। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग सेशन।
इसमें क्या होता है, हफ्ते हफ्ते में जो भी आपको वीकली टारगेट दिया जाता है, तो मैं हर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई आपने क्या क्या टारगेट में किया है, क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कहीं पे भी इशू आता है तो फिर आप मुझे बताते हो। ठीक है, लाइव टेस्ट भी होता है, जो भी वीकली टारगेट रहता है उस पर मैं टेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि वीकली टेस्ट तो अलग से अपडेट होता है वेबसाइट में, बट क्वेश्चन आंसर, लाइव क्वेश्चन आंसर में मुझे पता चलता है कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। दूसरी होती है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल रहेगा। तो ये फीचर बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब जो एनरोल्ड होते हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं पर्सनल नंबर देता हूँ अपना व्हाट्सएप का। तो आप जब चाहे मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, विद इन आवर्स वो सॉल्व हो जाएंगी, बी इट रिलेटेड टू एनीथिंग। ठीक है, और बहुत और भी सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा ही मैं नहीं बताना चाहता, टाइम वीडियो लंबा खींच जाएगा, बट ये की फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से कुछ नहीं, मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स पे, इस वाले पे भी और जो दूसरा मेन चैनल है, दोनों पे यूट्यूब वीडियोस में मतलब डिटेल में वीडियोस आएंगी एडमिशन के रिगार्डिंग। तो जो इंटरेस्टेड होगा वीडियो पूरा ध्यान से देखना, उसके बाद जो जो प्रोसीजर होंगे उसको फॉलो करना, एंड यूल बी इन द बैच। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे वाले वीडियो पे। अब इन चीज़ों को तो आपने कवर नहीं किया भाई, इनका क्या करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ ध्यान से, जितना बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज़, पीवाईक्यू का हमने डिस्कस कर दिया। दो चीज़ें होती है पीवाईक्यू की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ। एक होता है, अभी आप एक बिगिनर हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, आपने उनको देखना है, समझना है कि भाई पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आए हैं, भाई फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आ रखा है, किस आर्टिकल से आ रखा है, क्या वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछा गया है या ऊपर ऊपर से पूछा है, इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन है, क्या वो कंसेप्चुअल है या एग्रीकल्चर पार्ट से है, क्या स्कीम से है, कैसा क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। ये होता है ओवरव्यू करना, एनालिसिस करना। जब आप थोड़ा बहुत पढ़ने लगेंगे तब जाके आप जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि भाई मैंने अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरी टेस्ट सीरीज मैंने कहा है कि जब आप पीवाईक्यू अच्छे से, जब 15-20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर दोगे, तो आपका अटेम्प्ट है 2025 में, आप आराम से अक्टूबर सितंबर, मतलब 2024 अक्टूबर सितंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। हफ्ते में एक टेस्ट भी लगाओगे तो इन दी एंड आपके कम से कम 25 से 30 टेस्ट आराम से हो जाएंगे, और वो मोर देन सफिशिएंट है। 70, 80, 100 करने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों एमसीक्यूज आपने पहले ही कर लिए हैं, अपने को टेस्ट अच्छे से कर लिया है, तो ओवर बर्डन नहीं करना अपने आप को। ठीक है, दूसरी बात आती है आंसर राइटिंग। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज यानी कि प्रीलिम्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग को मैं कवर करता हूँ साथ में। पहली चीज़, जब आप एनसीईआरटी वाले फेज में, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, आपने एनसीईआरटी वाले फेज में हो, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, तो पहला काम आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के एक चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। दैट इज इट। इस फेज में प्लीज ध्यान से सुन लो, अगेन बार बार बोल रहा हूं, पता नहीं क्यों आप लोग बार बार मिस्टेक करते हो। ये जो 8 महीने का जो फेज है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज लगाने हैं, या फिर एनसीईआरटी के दुनिया भर के एमसीक्यूज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सिर्फ एनसीईआरटी के ही लगाने हैं और एनसीईआरटी के ही आंसर राइटिंग करनी है जो पीछे क्वेश्चन है, क्योंकि उसका आपको अच्छा खासा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप आंसर राइटिंग का, अच्छी खासी आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरा स्टेप है आपका एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग का, जब आप कोर सब्जेक्ट्स पे आओगे। जब आप कोर सब्जेक्ट्स पे आओगे, पीछे भी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, या जो नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप मेंस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो, अब यहां पे आपने उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, यूपीएससी के पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स और मेंस। मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लिया, अब यूपीएससी के पीवाईक्यू खोलो, उससे प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स के, और वैसे ही मेंस की सॉल्व्ड, अनसॉल्व नहीं बोलो, रैंडमली बहुत से उठा के गूगल से कुछ भी ला गए, या फिर बोलते हैं इससे आंसर राइटिंग कर ली, मेरे को पता नहीं कैसे करनी है। अब तो ऐसी चीज़ें मत उठाओ ना भाई, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं आपके पास, उसके आंसर राइटिंग क्यों कर रहे हो आप, जब आपके ऊपर कोई मेंटर भी नहीं है, कोई गाइड भी नहीं आपको कर रहा, गलत डायरेक्शन में जाओगे। फिर पीवाईक्यू बुक खरीदो किसी भी पब्लिकेशन की, उसमें से जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस को देखो, और देखो कैसे आंसर लिख रखा है। कुछ आंसर राइटिंग सेशंस देख लेना यूट्यूब पे, अगर मिल जाए आपको, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आंसर राइटिंग करनी कैसे है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल फंडा। ठीक है, तो ये अगले 6 महीने आपने सिर्फ पीवाईक्यूज में जोर डालना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। बहुत ज़बरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। उसके बाद कोर सब्जेक्ट में सेम अप्रोच है कि अब जैसे कोर सब्जेक्ट्स हैं तो इनके पीवाईक्यूज सॉल्व करो, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब आपका यहाँ पे अच्छा खासा आपकी पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, अब आता है थर्ड फेज, अगर ज़रूरत पड़ी तो, वैसे कंपलसरी नहीं है। अब अगर आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो
अगर आपने कहा यार मैंने सारे PYQ लगा दिए, सारे मेंस के आंसर्स देख लिए, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन पूरी मस्त चल रही है अभी, बट मेरे को और प्रैक्टिस करना है थोड़ा थोड़ा। अब ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस का मतलब डेली बेस पे आप 100 MCQs, नहीं, डेली बेस पे या फिर आप वीकली बेस पे लगा सकते हो 100 MCQs, या फिर डेली बेस पे 15-20 लगा सकते हो, मतलब एक लिमिट में आपको लगाने हैं, बाकी चीज़ें भी तो पढ़नी है वैसे आंसर राइटिंग में, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कोचिंग का या मटेरियल वीकली बेसिस पे एक एक फुल लेंथ टेस्ट और साथ में 8-10 क्वेश्चंस फॉर आंसर राइटिंग लगा सकते हो, और आंसर राइटिंग आप मार्च फेब तक कंटिन्यू कर सकते हो, और बाकी प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी मई तक, ठीक है। बस ऐसे आपने प्रोसीड करना है, दैट इज़ इट, ठीक है। तो ये भी हो गया कवर। सी सेट का क्या करें भाई, देखो सी सेट बहुत डिफरेंट होता है पर एस्पिरेंट, तो आप क्या कर सकते हो सी सेट में, थोड़ा सी सेट को स्टार्टिंग में ही NCERT फेज में थोड़ा सी सेट की पेपर लगा के देख लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीक है तो हफ्ते हफ्ते में 2-2 घंटे भी आप दोगे तो यूट्यूब में दुनिया भर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फ्री हैं। आर्यन की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, वहाँ पे भी आपको दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट के अच्छे से डिफाइंड भी हैं, फिर PYQs भी हैं पिछले 7-8 साल के, एक बुक में सब कुछ है, बस उसे खरीदो, प्रैक्टिस करो। वीडियो देखना तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसी साइड भी आपका हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन नोट्स मैं बोलता हूँ, रिवीजन नोट्स का मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। जब आप रिवाइज करेंगे ना तब नोट्स बनाओ, पढ़ते वक्त मत बनाओ। जब मान लीजिए आपने एक बुक पढ़ ली, अब बुक को आप रिवाइज कर रहे हो, अब जब रिवाइज कर रहे हो आप, अब आपको लग रहा है कि यार 50% चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन 20-25% है बार बार भूल रहा हूँ, दिक्कत आ रही है, उसको नोट्स में लिख दो। और वही चीज़ आपने बार बार रिवाइज करनी है। डेली बेस पे जो भी पढ़ते हो उसको 30 मिनट्स दो, वीकली बेस पे जो भी पढ़ते हो आधा दिन संडे को दो, और महीने के एंड में 2-3 दिन दो रिवीजन के लिए। दूसरी बात आती है, ये तो हो गया एक रूटीन वाला रिवीजन। एक होता है जो हमको ज़रूरत है, मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी, लेकिन आपको लगा यार थोड़ा सा और मेरे को रिवाइज करना है, तो उसको अलग से आप 1-1 घंटा दे सकते हो। ये रूटीन वाला रिवीजन तो है जो आप करंटली पढ़ रहे हो। एक है जो पुराना पास्ट में पढ़ा, उसको भी तो रिवाइज करना है। अब एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपने पिछले महीने पढ़ा इकोनॉमिक्स और उससे पहले पढ़ा पॉलिटी, अब उनको कैसे हम रिवाइज करें साथ में। आप ऐसे कर सकते हो कि इनमें से मैं कहता हूँ कि मान लो मेरे को यार इकोनॉमिक्स थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, तो मैं मंडे टू फ्राइडे इकोनॉमिक्स पढ़ लूँगा, 1-1.5 घंटे रिवाइज कर लूँगा। पॉलिटी मेरे को आसान लगता है तो मैं सैटरडे संडे उसको 1.5-2 घंटा दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, हिस्ट्री भी मेरा करंटली चल रहा है, पॉलिटी और इकोनॉमी जो पढ़ा वो भी रिवाइज होता है। इस वे में आप सारी चीज़ें लेके चल सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, एक मंथली मैगजीन किसी कोचिंग की, योजना कुरुक्षेत्र को ऐड कर दो, दैट इज इट। इससे हट के कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रियलिटी क्या है कि मंथली नहीं हो रही किसी से पूरी, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे हैं, मंथली भी नहीं हो रही है, फिर हम सोच रहे हैं कि यार बस इतना कम रिसोर्सेज। जब पढ़ने बैठोगे, जब यहाँ पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज की क्या अहमियत होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है बेसिकली। तो आई होप आपने देखा होगा इसको। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने एक ही स्लाइड में अच्छे से कवर कर दिया। फिर भी आपके अगर कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ये एडमिशन के रिगार्डिंग है और इन दी एंड मैं बोलूँगा गुड लक, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। स्ट्रेटेजी को देखो, समझो और ख़त्म करो, बार बार मत देखना स्ट्रेटेजी, नोट डाउन कर लो चीज़ों को, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।